पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी से। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी। अजीत जी कल तक पटना में ही थे, आज दिल्ली वापस हो गए हैं। और आज पटना में यदि हम सियासी हलचल की बात करें तो CWC की बैठक पटना में हुई है 1944 के बाद। और कांग्रेस के तमाम दिग्गज सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी लोग यहां जमा हुए। बिहार में चुनाव है, जितने मुख्यमंत्री हैं और जो बड़े नेता हैं। तो देखिए, बिहार में CWC की बैठक, आपने तमाम प्रस्ताव पारित किए, आपने संगठन की मजबूती की बात की, आपने बिहार के चुनाव के मुद्दों की चर्चा की। अभी आपने SIR का मुद्दा नहीं छोड़ा, वोट चोरी के मुद्दे पर अब भी कायम है और कह रहे हैं कि हम लोगों के बीच जाएंगे, हस्ताक्षर अभियान कराएंगे और इसके बाद चुनाव आयोग को 5 करोड़ हस्ताक्षरों के साथ ज्ञापन सौंपेंगे। तो देखिए, यह सब ठीक है। आगे की लड़ाई के लिए, लंबी लड़ाई के लिए, वोट चोरी के लिए, संविधान बचाने के लिए जो मुद्दे आप कहते रहते हैं, राहुल गांधी भी बोल रहे हैं। और राहुल गांधी ने 20 ऐसे काम बताए हैं जो बिहार सरकार ने अब तक नहीं किए, जिसमें निजी क्षेत्रों में ठेकेदारी में भी आरक्षण की बातें हैं और भी अन्य मसले हैं। तेजस्वी यादव से मुलाकात भी हो गई है, मुकेश सहनी से मुलाकात भी हो गई है, मंच साझा भी किया गया है। पर सबसे बड़ी बात, और जिसकी उम्मीद थी कि आज बिहार के महागठबंधन को लेकर फैसला हो जाएगा कि बिहार में महागठबंधन का स्वरूप क्या है, जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सब पटना में मौजूद है, क्योंकि चुनाव बिहार में है और अगले 15 दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाना है, यह संभावित है। लेकिन बैठक के बाद भी ऐसा कुछ दिखा नहीं। मुलाकातें जरूर हो गई कि महागठबंधन को लेकर कोई फैसला हो गया, सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला निकल गया, सीटें कैसे बटेगी इस पर सहमति बन गई। और इससे बड़ी बात, राहुल गांधी ने फिर से नहीं कहा जिसकी उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के चेहरा हैं और वे ही मुख्यमंत्री हैं। मैं जब आज आ रहा था घर से दफ्तर, तो मैं तमाम रास्ते में जो पोस्टर्स लगे थे, जो स्वागत के लिए होर्डिंग्स लगे थे, उसमें कांग्रेस नेताओं की जय जयकार, उन्हें बधाइयां, उन्हें शुभकामनाएं तो दी ही जा रही थी। लेकिन अब भी हमने दीवार लेखन में यही देखा है कि बिहार में तेजस्वी सरकार, और दूसरी ओर से कांग्रेस ने भी जो वॉल पेंटिंग कराई है, उसमें भी कहीं महागठबंधन की बात नहीं की गई है। तो आपने CWC कर लिया, तेजस्वी को अब भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया। तो आपकी मंशा क्या है? आप बिहार के लिए कितने तैयार हैं? आप 2025 लड़ना चाहते हैं या 2029-30 की तैयारी कर रहे हैं? यह बात समझ से परे है। और यदि हम दूसरी ओर एनडीए की बात करें, तो देखिए, हमने एक दिन इशारों इशारों में कहा था कि एनडीए के भीतर भी जेडीयू और बीजेपी को छोड़ दे तो गठबंधन के भीतर गठबंधन की बात हो रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात चिराग पासवान से हुई है, यह खबरें आ रही है। तो इन जो बाकी जो 3 दल हैं, जदयू और भाजपा को छोड़कर, उनकी जो चिंता है वह चिंता है अपनी सीटों को लेकर। और इन तीनों दलों को, हम पार्टी, LJPR और RLM को पहले सीटें छुड़ानी है जेडीयू और बीजेपी से। यदि वे सीटें नहीं छोड़ेंगे तो इन्हें सीटें कैसे मिलेगी? उधर महागठबंधन में देख ही रहे हैं कि लालू परिवार का झगड़ा, रोहिणी आचार्य ने आज फिर से ट्वीट कर दिया और एक हैंडल पर लिखा कि, और चुनौती दी कि देखिए, मैं बार बार कह रही हूं कि मैं टिकट नहीं मांग रही थी, मैं फिर से कह रही हूं कि जो यह कह रहे हैं कि मैंने किडनी नहीं दी है, वह इस बात को साबित करें, अन्यथा माफी मांगे। तो तेजस्वी यादव का मामला अब से लटका है और कब तक लटका रहेगा यह किसी को पता नहीं। तो आप बिहार लड़ेंगे कैसे? और राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को क्या परेशानी हो रही है, ये बात समझ में नहीं आती है। जब CWC की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और पत्रकारों ने महागठबंधन को लेकर सवाल पूछा, तेजस्वी को लेकर सवाल पूछा, तो कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि आप बेरोजगारी पर सवाल पूछते, वोट चोरी पर सवाल पूछते तो ज्यादा बेहतर होता, मुझे अच्छा लगता। तो यह तो सवाल को टाल देना हुआ अजीत जी। और फिर वही बात है, इतनी बड़ी बैठक के बाद भी बिहार के चुनाव को लेकर फलाफल क्या निकला? तेजस्वी भी परेशान ही रहेंगे,
कांग्रेस की बाछें तनी रहेगी, मुकेश सहनी की चिंता भी बढ़ी ही रहेगी। तो हो क्या रहा है तेजस्वी आखिर कब? यह बड़ा सवाल। देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक तो कांग्रेस की बड़ी राजनीति का एक मामला है जो हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे, उसमें वो भी बात आएगी कि कांग्रेस कैसे गठबंधन से आगे की राजनीति कर रही है। और ये बात हमको कांग्रेस के एक अच्छे समझदार नेता, अच्छा मतलब सीडब्ल्यूसी में है तो अच्छे ही बड़े हैं, तो उनका कहना है कि कांग्रेस गठबंधन से आगे सोच रही है। वो बात आगे आएगी, आगे हम उस पे बारे में बताएंगे। अभी जो कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात तो जरूर हुई है कि बार बार ये कहा गया है कि महागठबंधन की सरकार बनना तय है। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत ही विफल रहे। अब वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बैठक में अंदर भी कहा, जब वो बोल रहे थे, अपना जो अध्यक्षीय भाषण कर रहे थे, वहां भी उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब अशक्त हो गए हैं और कुछ भी करने में अक्षम है, तो बिहार की जनता ने ठान लिया है कि उनको हटाया जाएगा। तो उन्होंने भी कहा कि और ये तय है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। फिर उन्होंने बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि महागठबंधन की सरकार बनना तय है। तो ये चीजें, ये एक थोड़ा सुकून देने वाली बात है। जो अभी तक ये जो चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस क्या अलग रास्ता ले सकती है, कांग्रेस क्या अलग कोई नया गठबंधन बना करके चुनाव लड़ सकती है, तो जब कांग्रेस महागठबंधन की बात कर रही है तो इसका मतलब कि वो रहना चाहती है इस गठबंधन में, अभी तो कम से कम इसी गठबंधन में। लेकिन एक दूसरी बात हमको कांग्रेस के नेता ने कही कि जैसे ये बात एक तमिलनाडु से शुरू हुई है ज्ञानेश्वर जी, मतलब बिहार का हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु का संदर्भ हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वहां एक नया नारा चला है। जो विजय है, डीएम जो टीवी की एक पार्टी बनाई है, वहां के तमिल सुपरस्टार है विजय, जिनका चुनाव लड़ा रहे हैं प्रशांत किशोर। तो उन विजय ने कहा है कि एक गठबंधन, सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस वहां के गठबंधन का नाम है। जैसे बिहार में महागठबंधन है, वैसे वहां एसपीए है, सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसमें 12 पार्टियां हैं। तो विजय ने कहा है कि डीएम के अलायंस विदाउट डीएम के, मतलब ये अलायंस सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस रहे, उसमें डीएमके नहीं रहे, बिल्कुल बाकी पार्टियां आए रहे और डीएमके की जगह टीवीके आ जाए। तो ये क्या अलायंस हो सकता है? हाँ, डीएमके अलायंस विदाउट डीएमके, ये एक वहां चला। और कांग्रेस के एक विधायक हैं वहां, एस राजेश कुमार, उन्होंने कहा कि हमको ज्यादा सीटें चाहिए है, कांग्रेस अब 25 सीट पर लड़ने वाली पार्टी नहीं है, तो 12 पार्टियां एडजस्ट करनी है, 170-73 सीटें वहां लड़ती है डीएमके। तो अब उसको नीचे ले आने के लिए ये दबाव हो रहा है कि अलायंस, डीएमके अलायंस विदाउट डीएमके। तो वैसे ही क्या आरजेडी अलायंस विदाउट आरजेडी हो सकता है क्या बिहार में? इस बात की चर्चा चल रही थी और ये कांग्रेस की तरफ से ही ये चर्चा चलाई जा रही थी कि हम एक महागठबंधन अलग बना लेते हैं जिसमें कांग्रेस रहे और आरजेडी की जगह कोई दूसरी पार्टी आ जाए, एक पार्टी आ जाए या 2 पार्टी आ जाए। उस तरह की बात आरजेडी अलायंस विदाउट आरजेडी कांग्रेस ने भी नहीं कहा है, जैसा तमिलनाडु में कहा है। ये कांग्रेस की लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स है जिसमें वो समाजवादी पार्टी को दबाना चाहती है। जो इमरान मसूद ने कहा कि हमको, अब हम 17 एमपी की सीट लेकर लड़ने वाली पार्टी नहीं है। बिहार में आरजेडी को दबाने की कोशिश हो रही है, तमिलनाडु में डीएमके से ज्यादा सीटें मांगने की कोशिश। तो ये एक कांग्रेस ने जो एक नई ताकत, स्ट्रेंथ हासिल की, ऐसा लग रहा है कि जो राहुल गांधी की यात्राएं हो रही हैं, राहुल गांधी जो वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, एनडीए गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं, तो इससे एक कांग्रेस मैसेज बना रही है कि रियल अपोजिशन जो है वो कांग्रेस है, बीजेपी से लड़ने वाली पार्टी कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़े। यही दबाव बिहार में काम कर रहा है, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा नहीं हो रही है और सीट बंटवारा नहीं हो रहा है। ये कांग्रेस का जो न्यू फाउंड स्ट्रेंथ है। कांग्रेस अभी तक कोई ताकत नहीं। हम लोग 10 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस की क्या बात करते हैं, उसको तो उतना ही मिलेगा जितना लालू यादव छोड़ेंगे। तो हमको लगता है कि कांग्रेस ने इस बात को दिल पर ले लिया है कि ऐसे कैसे हमारे बारे में लोग कह रहे हैं कि हम तेजस्वी की और लालू यादव की पीछे लगू पार्टी हैं, या जितना आरजेडी छोड़ेगी हम उतना ही लड़ेंगे। तो कांग्रेस ने इसको प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है और कांग्रेस एक दबाव बना रही है। और आपने कहा कि एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट करने का, जैसे एनडीए में एक प्रेशर ग्रुप विद इन जो अलायंस है, एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट हो रहा है जिसमें मांझी तो खैर हो सकता है नहीं जाए क्योंकि चिराग पासवान से उनके जैसे संबंध है, लेकिन 2 पार्टियां भी अगर मिलकर एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट करती हैं तो उसका असर होता है। तो कांग्रेस वैसा कोई प्रेशर ग्रुप भी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है क्या? इंडिया ब्लॉक जो बड़ा ओवर नेशनल अलायंस है इंडिया ब्लॉक का, उसमें एक प्रेशर ग्रुप काम करता है। उसमें समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन पार्टियों ने अपना एक अलग प्रेशर ग्रुप बना रखा है। इसमें शिवसेना, उद्धव ठाकरे की पार्टी भी थी और ये लोग अलायंस विद इन अलायंस से किए हुए थे। उस तरह का भी कांग्रेस वहां नहीं बना पा रही है। हमको लगता है इंडिया ब्लॉक में, चूंकि लेफ्ट का
पूरी तरह से कमिटमेंट आरजेडी के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है। उनको उम्मीद भी है कि कुछ सीटें उनकी बढ़ रही हैं। मुकेश सहनी को भी लग रहा है कि आरजेडी वाले ही हमको उप मुख्यमंत्री अनाउंस कर सकते हैं, कांग्रेस वाले तो करेंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस का तो अपना अपना मामला है। तो वो कांग्रेस को दूसरा कोई एलाई नहीं मिल रहा है जिसके साथ मिलकर, अगर सोचिए कांग्रेस को अगर इन पार्टियों में से ये तीन जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, एक हिंदुस्तान, ये क्या नाम है उनकी, हाँ, सीपीआई सीपीएम और सीपीआई माले के अलावा एक जो विकासशील इंसान पार्टी है मुकेश सहनी की, अगर इनमें से कोई पार्टी मिल जाती है, या दो पार्टी खोज के जो ले आए हैं चिराग पासवान की और हेमंत सोरेन की, वो कोई पार्टी एक या दो पार्टी मिल जाए अगर कांग्रेस को, तो कांग्रेस ज्यादा दबाव बना सकती है। तो कांग्रेस अभी दबाव बनाने की, पशुपति पारस की पार्टी, माफ करिएगा, पशुपति पारस की पार्टी और वो हेमंत सोरेन की पार्टी, अगर इनमें से कोई मिल जाए तो उसके साथ आप अलायंस बना सकते हैं। वो नहीं दिख रहा है अभी। आईपी गुप्ता से भी चल रही है, कांग्रेस की बात आईपी गुप्ता से भी चल रही है। हाँ बिल्कुल चल रही है, और वो बात एक हुई है कि कांग्रेस को जो सीट छोड़ेगी एनडीए में, इंडिया ब्लॉक में छोड़ेगी आरजेडी, उसमें एक या दो सीटें, तीन सीट जो भी देना है आईपी गुप्ता को कांग्रेस पार्टी देगी। तो वो एक अलायंस विद इन अलायंस तो उनके साथ हो गया है, लेकिन अभी ऑफिशियली उनकी पार्टी ये एनडीए का हिस्सा नहीं, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनी है। तो इसलिए ये कहानी अभी अटकी हुई है। और आज जो सीडब्ल्यूसी हुई है उसमें राजनीतिक प्रस्ताव में ऐसी उम्मीद थी कि जो राजनीतिक प्रस्ताव आएगा उसमें बिहार में गठबंधन को लेकर के चर्चा होगी, लेकिन कोई राजनीतिक प्रस्ताव में बिहार के गठबंधन के बारे में कुछ नहीं कहा गया। वो राजनीतिक प्रस्ताव पूरी तरह से कांग्रेस सेंट्रिक रहा, अपोजिशन को अटैक करने पर रहा, वोट चोरी पर रहा, एसआईआर पर रहा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ, जो एक चूंकि सीडब्ल्यूसी है तो वो खाली बिहार चुनाव का तो नहीं है, सीडब्ल्यूसी तो पूरे देश में जो राजनीति हो रही है उसको लेकर के कांग्रेस की वो वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है। अब उसमें ये राजनीतिक प्रस्ताव में उम्मीद थी कि तेजस्वी के नाम की घोषणा होगी, अब वो नहीं हुई है। हालांकि उसके बाद एक बैठक हो गई महागठबंधन की, जिसमें राहुल गांधी शामिल हुए और ये तमाम नेता शामिल हुए। तो ये एक उम्मीद की किरण है। कांग्रेस ने बार बार कहा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, और मुख्यमंत्री के चेहरे पर ज्ञानेश्वर जी बाहर आज पूछा गया था, उनसे भी पूछा गया था, सलमान खुर्शीद ने तो उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि चुनाव के बाद जो तय होगा, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा। और कल भी कांग्रेस के एक या दो नेताओं ने ये बात कही मीडिया से इनफॉर्मल चर्चा में कि चुनाव मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। और डीके शिव कुमार ने एक बड़ी बात कही, जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका अपना मुख्यमंत्री का मामला अटका हुआ है 2.5 साल में सत्ता परिवर्तन वाला, लेकिन उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये फैसला कांग्रेस अध्यक्ष करे। तो बताइए, यह तो बड़ा सवाल है। राहुल चिढ़ाने वाली बात हो गई ना। हाँ, मैं राहुल गांधी को सुन रहा था और वो कह रहे थे, कागज उन्होंने ले रखा था जो प्रस्ताव पारित थे, कि ये काम पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने नहीं किया, हमने तो कर दिया। अरे आपने क्या कर दिया? आपकी सरकार बन गई क्या? हाँ, आपकी सरकार बन गई क्या कि आपने कर दिया? और यदि सरकार बन रही है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है और तेजस्वी यादव को नहीं बनना है तो कांग्रेस का बनना है, इसको तो स्पष्ट कर दीजिए पहले। आपने कैसे कर दिया? हाँ, ये तो क्या है कि भाई आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री को लेके आए, बिठा दिया, और अब उनका किया हुआ काम आप गिना रहे हैं कि हमने कर दिया। उसमें भी एक सारे काम नहीं, जाति गणना जो हुई, अब आप बिहार की जाति गणना जो आपकी सहयोगी पार्टी, आप भी सरकार में शामिल थे, उसको आप फर्जी बताते हैं, और आपने तेलंगाना का मॉडल लेके आए कि वहां जो जाति गणना हुई है उस तरह से बिहार में कराएंगे, वैसी जाति गणना होगी। यहाँ कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने नए सिरे से 22 तारीख को जाति जनगणना नए सिरे से शुरू करा दी। एक पूरी कवायद हुई थी, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी, उसको खारिज करवा दिया गया और नए सिरे से जाति गणना हो रही। तो ऐसी एक आध चीजें जो है, 20 आप बात बता रहे हैं, ऐसी एक आध चीजें जो आपकी सरकारों ने कर्नाटक या तेलंगाना में कर दिया। बिहार में आपने क्या? बिहार में तो कुछ नहीं किया आपने। बिहार में तो अभी आप वादे ही कर सकते हैं ना, वादे कर सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं, जो आपके शब्द हैं आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और कांग्रेस का अध्यक्ष मुख्य इस फेस का फैसला करेगा, ये आप कैसे कर सकते हैं भाई? कांग्रेस का अध्यक्ष कैसे फैसला करेगा? आप किसी हाल में ज्ञानेश्वर जी, कांग्रेस जितनी सीटें लड़ेगी उसके दुगने से ज्यादा सीट आरजेडी लड़ेगी। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला आप कैसे करेंगे? ये आप आरजेडी के लोग भी पता नहीं क्यों इतना डिफेंसिव होकर के बैठे हैं। सामने आकर कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा लालू यादव तय करेंगे, और लालू यादव ने तय कर दिया कि तेजस्वी मुख्यमंत्री ने पहले तय कर लिया कि नेतृत्व कौन करेंगे। अमित शाह के उस बयान की भरपाई भी कई नेताओं ने की, लेकिन आप कह रहे हैं यह तो वही बात हुई कि चिराग पासवान कहें कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा फैसला हम करेंगे।
ये क्या बात हुई? या कल कल को कोई आदमी प्रदेश अध्यक्ष है लोजपा के, वो कहे कि एनडीए में मुख्यमंत्री के पद फेस का फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। भाई ऐसे नहीं होगा ना। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कितनी सीटें लड़ेंगे? जितनी लड़ेंगे उससे 4 गुना सीटों पर बीजेपी और जेडीयू लड़ेगी। तो वैसे ही कांग्रेस जितनी सीटों पर लड़ेगी उसके दुगने से ज्यादा सीटों पर आरजेडी लड़ेगी। तो आरजेडी का ये का दायित्व है ना, ये आरजेडी का दायित्व है या उसका अधिकार भी बनता है कि वो तय करे मुख्यमंत्री का चेहरा। अगर आप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने में आपको समस्या हो रही है तो ये भी बीच का रास्ता है। ज्ञानेश्वर जी, आज एनडीए की तरह आप भी कह दीजिए कि हमारे चुनाव का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यह भी नहीं कह रहे हैं। और ग्राउंड जीरो पर यह बहुत ही निगेटिव मार्किंग हो रही है कि भाई आप तो कांग्रेस वाले आरजेडी वाले आपस में ही झगड़ रहे हो। और कल रात को जब हम और आप पटना के ताज होटल में थे तो देखा था ना कि कांग्रेस के नेताओं की भीड़, और वैसे वैसे विधानसभा क्षेत्रों से भी लोग आए थे जहां आरजेडी को ही लड़ना है लेकिन कांग्रेस की नजरें और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तैयारी। तो भाई यह तो इतनी गडमड वाली स्थिति की कुछ कह ही नहीं सकते हैं। वही आप कम से कम ये कहिए कि तेजस्वी यादव नेतृत्व करेंगे। भाई ये तो तय मानिए ना, ये तो आप अनाउंस करके कहेंगे ना। आप ये थोड़े कह सकते हैं कि राहुल गांधी बिहार का चुनाव, महागठबंधन के चुनाव का नेतृत्व करेंगे। नहीं करेंगे ना, राहुल गांधी तो नहीं करेंगे। जब एनडीए में इतना बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी का, और ये नहीं कहा गया कि नरेंद्र मोदी नेतृत्व करेंगे, जब ये नहीं कहा गया अमित शाह नेतृत्व करेंगे, यही कहा गया कि नीतीश कुमार नेतृत्व करेंगे। वैसे ही इंडिया ब्लॉक में मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी तो चुनाव का नेतृत्व नहीं करेंगे। तो आप यही कहिए कि चुनाव का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। अपने आप इससे भी एक मैसेज चला जाएगा कि ठीक है, जो जिस तरह से उधर नीतीश कुमार नेतृत्व कर रहे हैं, इधर तेजस्वी यादव कर रहे हैं। लेकिन ये नेतृत्व की बात नहीं कही जा रही है। इसके पीछे भी वही कारण है जो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि जैसे ही हम लोग नीतीश बनाम तेजस्वी का मुकाबला बनवाते हैं वैसे ही हम डिसएडवांटेजस पोजीशन में आ जाते हैं, हमारा ये डिसएडवांटेज हो जाता है। तो ये क्या कांग्रेस पार्टी तेजस्वी के चेहरे को डिसएडवांटेज मान रही है, तेजस्वी के चेहरे को बैगेज मान रही है, तेजस्वी के चेहरे को अपने लिए पीछे खींचने वाली चीज मान रही है? भाई जिस चेहरे पर, जो चेहरा बिहार में हर सर्वे में, हर सर्वेक्षण में मुख्यमंत्री के लिए नंबर 1 पसंद है, अगर उसके लिए उसको आप बर्डन मान रहे हैं, उसको आप मान रहे हैं कि वो आपको फायदा नहीं पहुंचा सकता है, तो फिर कैसे चुनाव लड़िएगा महागठबंधन कर? और कल रात में आपने और हमने प्रशांत किशोर से जो अनौपचारिक बातचीत हो रही थी, जो उन्होंने तजुर्बा बताया कि बिहार में किस तरीके से चुनाव होते हैं, उनकी तैयारियों और उनके दावे को अलग भी कर दें, तो उन्होंने यह माना ना कि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव से हराया नहीं जा सकता है। हाँ, नहीं हराया जा सकता है। वही बात कांग्रेस को भी लग रहा है, वही बात कांग्रेस के सामने भी है। और हम कल जिसे एक प्रोग्राम में हमारी बातचीत हो रही थी यशवंत देशमुख से, जो सी वोटर के संस्थापक हैं, उन्होंने कहा कि सारे लोग आंकड़े को हमेशा जो है वो आधा पढ़ते हैं, फाइन पॉइंट उसके नहीं पढ़ते हैं। जैसे सब आदमी ये देखता है कि 36% लोग मान लीजिए कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और नीतीश कुमार को 20% आदमी देखना चाहता है। तो ये हमने पूछा कि ये कैसे होता है, तो उन्होंने कहा कि जब हम पूछते हैं, किसी का नाम नहीं लेते हैं, जब हम ये पूछते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री के लिए सबसे पसंदीदा कौन है, तो लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव। हम जैसे ही ये सवाल पूछते हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में मुख्यमंत्री के लिए कौन पसंद है आपको, तो तुरंत सारा पोल बदल जाता है। बिल्कुल, उसमें नीतीश कुमार आगे हो जाते हैं। जब हम नाम देते हैं तब उसमें तेजस्वी यादव के मुकाबले नीतीश कुमार आगे निकल जाते हैं। और आप देखिए कि कितना सहज तरीके से या कितना स्वाभाविक रिएक्शन था प्रशांत किशोर का जब उनसे पूछा गया कि तेजस्वी और नीतीश में से मुख्यमंत्री कौन, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, एनी टाइम नीतीश कुमार। तो ये जब नाम आता है तो उस समय नीतीश कुमार लीड ले रहे हैं। तो हमको ऐसा लग रहा है, और हम लोग पहले बात किए भी हैं, आपने भी इस बात को कई बार मार्क किया है, रेखांकित किया है, कि जब कांग्रेस को ये बात समझ में आ रही है कि तेजस्वी का चेहरा अगर अनाउंस कर दिया ऑफिशियली, तो फिर वहां नीतीश कुमार के साथ मुकाबला कमजोर हो जाएगा। ये एक सर्वे वगैरह से भी प्रूवन है। याद कीजिए अजीत जी, यशवंत देशमुख ने यह भी कहा कि जब वोट होगा और यदि महिलाओं का वोट प्रतिशत 2% अधिक रहा, तो इसका मतलब बिहार के जो चुनाव के नतीजे होंगे वह अभूतपूर्व होंगे और अप्रत्याशित होंगे। तो महिलाओं को जीतना कितना कठिन है तेजस्वी यादव के लिए और कितना आसान है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के लिए, यह बात भी समझना होगा। प्रशांत किशोर इतना भेद पाएंगे कि महिलाओं का वोट प्रतिशत 2% भी अधिक रहा तो बिहार का चुनाव परिणाम पूरे तौर पर बदल जाएगा और बिल्कुल नया होगा। मतलब बहुत नया होगा।
हाँ हाँ, एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं हो रही है जी। नहीं नहीं, बहुत बड़ा जनादेश हो जाएगा, ये प्रो जी। इनकम्बेंसी होगी। और उसका हम्म। कारण ये है, ये इसको बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट किया हमने से भी हमारी बातचीत में, उन्होंने, यशवंत देशमुख ने, उन्होंने कहा कि जैसे एक बार अचानक आए शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने लाडली बहना योजना शुरू कर दी, या एक नाथ शिंदे ने लड़की बहन योजना शुरू कर दी, या हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना शुरू कर दी। नीतीश कुमार ने वैसा नहीं किया। नीतीश कुमार की योजना की कंटिन्यूटी है पिछले 20 साल की। जी। उन्होंने कहा, बड़ा इमोशनल कनेक्ट की बात उन्होंने कही, कि जिस लड़की को नीतीश कुमार ने पोशाक दिया, या जिस लड़की को उन्होंने साइकिल दिया स्कूल जाने के लिए, अब वो लड़की बड़ी होकर के गृहिणी बन गई है, अब उसके बच्चे हो गए हैं, या उसकी शादी हो गई है, वो किसी और घर में है, और वहां उसके खाते में जब 10,000 रुपए जाएंगे, तो आप उसका जो कनेक्ट होगा उसको याद करिए। ये 20 साल की कंटिन्यूटी है, 20 साल का कनेक्ट है। अब उस लड़की को 10,000 रुपए मिलेंगे जिसको नीतीश कुमार ने साइकिल दी थी स्कूल जाने के लिए। जी। ये लाडली बहना योजना से ज्यादा बड़ा इंपैक्ट करने वाली योजना है 10,000 रुपए खाते में जाना। तो ये इतना और आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने उतार दिया प्रियंका गांधी वाड्रा को। वो आ रही है 26 तारीख को, मोतिहारी में उनकी रैली हो रही है। आज नहीं आई वो CWC में, लेकिन परसों उनकी रैली है पटना में, मोतिहारी में। तो कांग्रेस ने फिर से वही बना है, लेकिन आपका सवाल फिर से वही बना है कि मोतिहारी में रैली होगी तो क्या प्रियंका गांधी तेजस्वी यादव का नाम लेगी, या सिर्फ कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेगी, क्योंकि सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है और कांग्रेस कितनी सीटों पर ले लेगी। तो आप क्या कहेंगे, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनानी है, लोग पूछेंगे महागठबंधन की सरकार बनेगी तो मुखिया कौन होगा, आप चुप हो जाएंगे। हाँ, वही तो, इससे कैंपेन प्रभावित हो रहा है, इससे समूचे इंडिया ब्लॉक, समूचे महागठबंधन का कैंपेन प्रभावित हो रहा है। और इतनी चुनौतियां इतनी ज्यादा हैं ज्ञानेश्वर जी, कि वो आरजेडी में अभी प्रियंका गांधी वाड्रा आ गई, आरजेडी की में जो महिला नेता हैं उनका, आप उनके तेजस्वी यादव को उन सबसे लड़ाई चल रही है। कोई नहीं कहे, लेकिन मीसा भारती के साथ तनाव है, रोहिणी आचार्य के साथ तनाव है, परिवार में राबड़ी देवी की पोजीशनिंग एक अलग अपने दूसरे बेटे और बेटियों के साथ है। तो ये ऐसी स्थिति में आपके घर की जो जो लक्ष्मियां हैं, जो बहनें हैं आपकी, उनके साथ आपकी तनातनी चल रही है। प्रियंका गांधी को, वाड्रा को कांग्रेस ने उतार दिया, और महिला सम्मान की जितनी योजनाएं एनडीए लेकर के आई है उसके साथ एक नेचुरल कनेक्ट है। ये एक चैलेंज है आपके सामने। तो क्या कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि हम तेजस्वी यादव का चेहरा अगर ले आ देंगे तो 2005 के पहले के शासन की याद आ जाएगी, महिलाएं बिदक जाएंगी, महिलाओं का जो वोट थोड़ा बहुत भी हमको मिलना होगा, मतलब एक जातीय कॉम्बिनेशन से बाहर का, वो नहीं मिल पाएगा। फिर हमारा कैंपेन प्रभावित होगा। नीतीश कुमार के तरफ जो लोग नहीं जाना चाहते थे वो भी चले जाएंगे, जो लोग थोड़े उबे हुए थे, वोटर फटीग था, जो थके हुए थे, वो भी चले जाएंगे। ये कांग्रेस बार बार कह रही है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले की भी सुनवाई तेज हो जाएगी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में, और वो उनको अगर मान लीजिए कि सजा हो गई तो फिर क्या करेंगे हम लोग। ये सब बातें कांग्रेस कह के और रोक रही है, लेकिन ये एक कारण है, लेकिन असली कारण नहीं है ज्ञानेश्वर जी। असली कारण सीट बंटवारे के लिए दबाव डालने का है, ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने का है, विनेबल सीटें लेने का है। जो सीटें जीत जाए कांग्रेस, आसानी से विधायक ज्यादा हो जाए, तो उसके बाद हम मैनेज करेंगे। उसके बाद तो बहुत सारी चीजें दबाव बनाने के लिए हो जाएंगी। तो वो कांग्रेस उस मोड में है, उस तरह से दबाव की राजनीति कर रही है, और इसकी वजह से गठबंधन का पूरा कैंपेन प्रभावित हो रहा है। कौन चेहरा होगा, कौन कैंपेन का नेतृत्व करेगा, ये सब चीजें डिरेल हो रही हैं। तो CWC की बैठक में भी तेजस्वी यादव के बारे में फैसला नहीं हुआ और बिहार को इंतजार रहेगा। चलते हैं दूसरी ओर, एनडीए की ओर। एनडीए में भी देखिए घमासान है। उपेंद्र कुशवाहा की चिंताएं, जीतन राम मांझी की चिंताएं और चिराग पासवान की चिंताएं। देखिए, जीतन राम मांझी ने वह बात भी कह दी जो सिकंदरा सीट को लेकर बातें चल रही हैं कि सिकंदरा में अरुण भारती चुनाव लड़ सकते हैं, चिराग पासवान के बहनोई और जमुई के सांसद, क्योंकि यदि सरकार बनती है तो एक डिप्टी सीएम बनाना है। और चिराग पासवान के बारे में भी चर्चा है। तो जीतन राम मांझी ने मुंह खोला है कि देखिए, मैं सिकंदरा की सीट नहीं छोड़ने जा रहा। सिकंदरा सीट पर हमारे बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता ने चुनाव जीता, और जब बिहार में महागठबंधन की सरकार खत्म हुई, एनडीए की सरकार बन रही थी, विश्वास मत परीक्षण का वक्त आया था, तो हमारे सिकंदरा के विधायक को 8 करोड़ रुपयों का प्रलोभन दिया गया था तेजस्वी यादव के पक्ष में वोट करने के लिए, नीतीश कुमार के खिलाफ वोट करने के लिए, लेकिन वो नहीं टूटे। तो हम ऐसे कार्यकर्ता को चाहे जितने कोई बैंड बाजा बजा लें, हम नहीं छोड़ने जा रहे हैं। तो तनातनी हर तरफ है, और यह तनातनी अब फाइनल स्टेज में। और जब सीटों की संख्या की ही बात पूरी नहीं हो रही है तो फिर सीटों की बात कहां से होगी। कि देखिए, अमित शाह आए, उन्होंने शाहबाद में मीटिंग की, उन्होंने बेगूसराय में मीटिंग की,
जितने लोग मीटिंग में शामिल हो रहे थे उनके मोबाइल फोन बाहर रखवा दिए गए थे। अमित शाह ने इस संकल्प को दोहराया कि बिहार में एनडीए की सरकार ही बनेगी। आप सोए रहेंगे तब भी बनेगी, आप जागेंगे तब भी बनेगी, जागेंगे तो और मजबूत बनेगी। तो एनडीए में भी सीट शेयरिंग कोई आसान नहीं है, आसान नहीं। और जब चिराग पासवान जिद पर आते हैं, उन्हें कुछ मिल जाता है, तो उपेंद्र कुशवाहा को भी अपना वजन समझ में आता है और जीतन राम मांझी को भी अपना वजन समझ में आता है। एकदम हम लोग इस बात पर बार बार हम लोग कहते रहते हैं कि ज्ञानेश्वर जी, एनडीए में एल्बो रूम कम है, क्योंकि दो बड़ी पार्टियां हैं, दो जाइंट हैं जिनको बराबर बराबर सीटों पर लड़ना है, तो उनके पास कम सीट बचेगी। इंडिया ब्लॉक में एल्बो रूम है, क्योंकि आरजेडी थोड़ा नीचे आ सकती है। कांग्रेस को भी बहुत इन्फ्लेटेड थी सीटें, उनकी 70 सीटों के लायक कांग्रेस है नहीं पार्टी बिहार की। बिल्कुल। अब उसके नेता जितने कर सीडब्ल्यूसी कर लेने से तो आप उससे बड़ी पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी नहीं हो जाएंगे ना बिहार में। बिहार के 38 जिलों में से ज्ञानेश्वर जी 22-25 जिले ऐसे हैं जहां कांग्रेस का कोई प्रेजेंस नहीं है, कोई कांग्रेस पार्टी का आप लड़ने को तो कोई आ जाएगा, लड़ने को तो हम कहते हैं, आज हमारा दावा है कि तेलुगु देशम पार्टी बिहार में आए, कैंडिडेट खोजे तो उसको भी मिल जाएंगे 243 कैंडिडेट मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, तेलुगु देशम पार्टी को भी मिल जाएगा। तो कांग्रेस अगर ये कहती है कि हमको हर सीट पर 3 आदमी 5 आदमी अप्लाई किया, 10 आदमी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आधे से ज्यादा जिलों में प्रेजेंस नहीं है कांग्रेस की, तो आप सीडब्ल्यू से कर लीजिएगा तो बड़ी पार्टी नहीं हो जाएगा ना। इन्फ्लेटेड थी सीटें आपकी, बढ़ा चढ़ा करके सीटें मिल गई थी, तो वहां एल्बो रूम है, कांग्रेस नीचे आ जाएगी। जैसी खबर थी, अखबारों में आई थी खबर की 17-18% कांग्रेस कम कर देगी सीटें, 10% तेजस्वी कर देंगे और उनका तालमेल हो जाएगा। एनडीए में कौन सीटें कम करेगा? एनडीए में तो ऑलरेडी सीटें कम करके भाई 115 से जेडीयू 100 पर आ गई मान लीजिए, और 110 से बीजेपी 100 पर आ गई, तो 25 ही सीटें खाली हुई जी। 25 सीटें खाली हुई और तेजस्वी और चिराग पासवान 25 सीट पर राजी नहीं है। 22 से 25 सीट के बीच में मान लीजिए उनको देने की बात है, तो राजी नहीं है। और उसके बाद जीतन राम मांझी ने कही दिया कि 15 से 20 दीजिए, नहीं तो हम अलग लड़ेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा कह नहीं रहे हैं, लेकिन उनको भी सम्मानजनक सीटें चाहिए। तो पहले ये झगड़ा निपटे कि आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे, और इससे जटिल मामला है कि कौन सी सीट आपको मिलेगी, क्योंकि पिछली बार तो जीतन राम मांझी की सीट पर भी चिराग पासवान लड़ गए थे, जेडीयू की सीट पर भी लड़ गए थे, बीजेपी छोड़ करके वो सबकी सीटों पर चुनाव लड़ गए थे। तो वहां से तो उन्हीं से सीटें छुड़ानी होंगी ना चिराग पासवान के लिए, और ये जबरदस्ती हो नहीं सकती है कि जबरदस्ती आप ये सीटें नहीं छुड़ा सकते हैं। सद्भाव के साथ छुड़ाएंगे, जबरदस्ती छुड़ाएंगे तो आपके तीनों पार्टियों के वर्कर्स के बीच में भी तनाव बनेगा। तो ये सद्भाव के साथ आपको छुड़ानी होगी। आप जीतन राम मांझी से तो सीटें नहीं छुड़ा सकते हो, तो पिछली बार 7 ही सीट लड़े थे और 7 सीटों में 4 जीते ही थे वो, तो उनसे आप सीट नहीं छुड़ा सकते हैं। उनको 7 सीटों में जो ऐड होना है, जो नई सीट ऐड होनी है, वो भी जेडीयू के खाते से आनी है या एक आध कहीं बीजेपी के खाते से आए, उनकी किटी में सीटें ऐड होंगी जीतन राम मांझी की, उसमें इसमें कोई संदेह नहीं। आप 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो ऐड हो सो ऐड होंगी सीटें उनकी। न सीट वो सीट अपनी छोड़ेंगे कोई, और न उनकी सीट कोई बदलेगी, उनकी सीट नहीं बदलेगी और उनकी सीटें उससे बढ़ेंगी जितनी थी। तो ये तो ठीक बात है कि वो सिकंदरा सीट मान लीजिए कि वो नहीं खाली करेंगे, और वो उन पर जबरदस्ती जोर कोई नहीं डाल सकता है, क्योंकि आप जोर डालिएगा तो पूरा जमुई का इलाका और गया मगध का इलाका आपका खराब होगा, क्योंकि पहले से जो तनाव है वो तनाव और बढ़ जाएगा दोनों के वोटर में। चिराग पासवान और मांझी के वोटर में जो ग्राउंड लेवल का झगड़ा, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो बढ़ जाएगा। तो एनडीए में नंबर ऑफ सीट्स का भी प्रॉब्लम है, और सीटों के कौन सी सीट कौन पार्टी लड़ेगी इसमें भी कंफ्यूजन है। बीजेपी में नहीं कंफ्यूजन है, बीजेपी की सीटें इंटैक्ट है, बीजेपी की अपनी सीटें बीजेपी रहेगी, बीजेपी एक आधी सीट कोई बीजेपी को चेंज करना होगा। जेडीयू से सीटें लेना बड़ी बात है। जेडीयू के तरफ से जो भी बात कर रहा है, मतलब संजय झा या ललन सिंह या दोनों मिलकर के जो भी बात कर रहे हैं, वो बहुत हार्ड बार्गेनर है दोनों लोग। इतनी आसानी से उनके साथ बार्गेन करके सीटें छुड़ा लेना भी मुश्किल है, आसान नहीं है। अल्टीमेटली फैसला इनको अमित शाह को, तमाम जो अपने ये सहयोगी पार्टियां हैं, उनको बिठा करके करना होगा। उनके यहाँ एक तमाम एल्बो रूम नहीं होने के बावजूद, ज्ञानेश्वर जी हम बार बार कहते हैं, उनके यहाँ एक गार्जियन फिगर है। वो गार्जियन फिगर ऐसा है जो जिसकी बात सब मान लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अमित शाह नाम है, आधा प्राण हर लेते हैं, आधा प्राण हर लेते हैं। और एक बार फिर से कही जाने लगी है, बिहार में चर्चा होने लगी है कि बीजेपी चिराग पासवान को समझ ले, रास्ता ये निकाला जा रहा है, और नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को समझ। हाँ, तो यह रास्ता भी निकालने की कोशिश की जा रही है, और यह दायित्व भी सौंपने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगली यात्रा के पहले यह काम तो हो ही जाए, क्योंकि अगली यात्रा में पटना मेट्रो की शुरुआत होनी है, चाहे 1 स्टेशन से हो चाहे 2 स्टेशन से हो। हाँ,
तो वो होना है, तो उस समय हो सकता है कि उस समय तक निपटा लें। अब नवरात्रे भी शुरू हो गए हैं, अब अच्छे दिन हो गए हैं, मतलब जो हम लोग यहाँ जो मानते हैं शुभ दिन जिनको मानते हैं उसमें आप अनाउंस कर दीजिए, अलायंस अनाउंस हो जाएगा। वहां क्या आपको ध्यान है हम लोग के साथ जो उस बातचीत में कॉन्क्लेव में संजय झा ने कहा था कि एक दिन अचानक आप देखेंगे कि सारी चीजें तय हो गई, सारी सीटें और कैंडिडेट तय हो। तो उनके यहाँ काम बहुत बारीकी से हुआ है, पर्दे के पीछे सारे काम निपटा करके रखे गए हैं। अब उस पर एक औपचारिक रूप से मुहर लगनी है, और वहां अमित शाह हैं और नरेंद्र मोदी हैं कि जिनके सामने अगर मान लीजिए कि बुला करके कह दें, रिक्वेस्ट कर दें, तो वो मानना होता है, सब आदमी मानता है, उसमें दिक्कत नहीं है। इधर हम उम्र नेता लोग हैं, सोनिया गांधी और लालू यादव निपटा रहे होते तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती। यहाँ तेजस्वी और इनका ईगो क्लैश हो जाएगा, ईगो आड़े आ जाएगा। मुकेश सहनी का भी और तेजस्वी यादव का भी और राहुल गांधी का भी, सब हम उम्र लोग हैं, प्रभारी भी हम उम्र हैं। उनको लगेगा कि ये सब 35-40 साल वाले जो लोग हैं, इन लोगों के बीच में वो ईगो क्लैश हो जाएगा। तो उसके मुकाबले उधर ज्यादा एल्बो रूम कम है, वहां झंझट की गुंजाइश ज्यादा है, लेकिन वहां निपटाने वाले, सुलझाने वाले अनुभवी वरिष्ठ लोग मौजूद हैं। इधर और उधर एक बन गई है चीजें कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, नेतृत्व तो कम से कम तय कर दिया गया, इधर वो भी तय नहीं है। तो यहाँ झगड़े कई लेवल पर है। आरजेडी के लालू यादव के परिवार का झगड़ा है, आरजेडी का कांग्रेस के साथ झगड़ा है, लेफ्ट की सीटें बढ़ाने का मामला है, तेजस्वी को नेता बनाने का मामला है। यहाँ ज्यादा चीजें निपटानी है। हम लोगों को लग रहा था कि सीडब्ल्यूसी है तो एक आध कोई चीज निपट जाएगी, लीडरशिप का निपट जाएगा कि नेतृत्व करेंगे तेजस्वी यादव, ये कह दिया जाएगा। लेकिन अब आज सीडब्ल्यूसी में भी कुछ नहीं हुआ। वहीं हाइड्रोजन बम, यूरेनियम बम, SIR, भाई इस बात को क्यों नहीं पता नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग, समझ ही नहीं आ रहा है। ये तो एकदम मतलब कौआ कान ले गया वाली बात हो गई ना। कोई आदमी कहे कि कौआ कान लेगा तो हम कान देखेंगे, हमारा कान है तो हम निश्चिंत हैं। तो अब आप कहिए कि वोट चोरी हो गया तो आदमी देखेगा कि अरे हमारा तो वोट है, तो फिर वो क्यों आपके साथ जुड़ेगा। 7 करोड़ 24 लाख वोट है और 16 लाख से ज्यादा वोट उसमें जुड़ने वाले हैं, और तो 7 करोड़ 40 लाख वोटर हो जाएगा। जिसका देखिएगा उसका वोटर लिस्ट में नाम है, तो आप किसको कहिएगा कि तुम्हारा नाम कट गया, वोट तुम्हारा चोरी हो गया? वो कहेगा कि ना, हमारा तो नहीं चोरी हुआ। तो इतनी बेसिक बात, इतनी सिंपल बात कांग्रेस को नहीं समझ में आ रही है। सीडब्ल्यूसी में वही हो रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वही कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक तस्वीर हमने देखी, ज्ञानेश्वर जी साइड जो कट गए लोग, हम उनको नहीं देखे, लेकिन जो लोग दिखे मेन लोग, वो आप नाम गिनिए, जरा नाम बताइए और वो दिखाइए कि बहुजन कौन था उसमें से। कन्हैया कुमार, उनके बगल में अखिलेश सिंह, उनके बगल में कृष्णा आलावरू, उनके बगल में केसी वेणुगोपाल, उनके बगल में जयराम रमेश, उनके बगल में पवन खेड़ा और उनके बगल में मदन मोहन झा। अब इसमें बहुजन कौन है बताए कांग्रेस पार्टी? पता नहीं, कोई पूछता नहीं है, लेकिन पूछे कि भाई राहुल गांधी का बहुजन कहाँ है इसमें। चलिए, तो राहुल गांधी का बहुजन कहाँ है, तेजस्वी यादव का ऐलान क्यों नहीं हो रहा और एनडीए में क्या स्थिति है, सब कुछ समझाने की हम लोगों ने कोशिश की आज के कार्यक्रम में। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।